हेलो फ्रेंड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। इसमें हम फिनोल्स के एसिडिक कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर। जब हमने फिनोल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ की थी, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई थी, तो उससे हमें फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में पता लगा था, क्योंकि उसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्लीवेज हो रहा था इसका, जिससे H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल रहा था। तो इसके बारे में हमें क्या पता चला? फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पता चला। The hydroxyl group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring, which act as an electron withdrawing group. साथ ही साथ फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी ये वाला OH ग्रुप, फिनोल में जो OH ग्रुप होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये फिनोल है, यहां पर जो एक कार्बन होगा, बेंजीन रिंग का जो कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कॉजेज द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव। इसके कारण क्या होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिनोल के मॉलिक्यूल में, जैसा कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप यहां पर देख सकते हैं, तो फिनोल के मॉलिक्यूल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये फिनोल है, यहां पर OH ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर है, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2 तो उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो लोन पेयर्स हैं वो बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर, उसको यहां पर डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के यहां पर आ जाएंगे, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट किया, यहां पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे यहां पर जो ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड ये 2 ये और ये 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, जिससे जो ये वाला बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो आप देखिए दूसरी स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया, डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फिर से वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर कई बार हम बना चुके हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होंगे, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बना, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, फिर वही ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर डबल बॉन्ड बना, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। वही हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां पर आए, ये डबल बॉन्ड बना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो यहां पर आ गए, फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ गया। देख सकते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर बनी। तो आप देख सकते हैं जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फिनोल के मॉलिक्यूल में, उससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स एंड वाटर। तो जो रिएक्शन की फिनोल की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने की थी, उससे हमें पता चला था कि जो फिनोल है वो एल्कोहल्स और वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। जैसे कि आप यहां पर ये देख सकते हैं, फिनोल की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, यानी बेस के साथ कराई, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम फिनोक्साइड आयन बना और वाटर यहां से बाहर निकल गया। तो फिनोल ने जो अपना ये H पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, ये डोनेट कर दिया, क्योंकि इससे OH बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ होगा, तभी तो H पॉजिटिव आयन यहां से बाहर निकले होंगे। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला था, जो अल्कोहल और फिनोल है वो नेचर में एसिडिक होते हैं, और अल्कोहल और फिनोल ब्रोस्टेड एसिड होते हैं, यानी वो स्ट्रॉन्गर बेस को भी प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं।
अब ये फिनोल अल्कोहल और वाटर से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। Let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group। अब हम ये एग्जामाइन करते हैं, ये देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है ऐसे कंपाउंड से जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। या सिंपल कहें, फिनोल्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि फिनोल में ही तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है और एल्काइल ग्रुप में, अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो सिंपल शब्दों में इन लाइन का मतलब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कैसे है। द आयनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड ए फिनोल टेक प्लेस एज फॉलोज। अगर हम अल्कोहल और फिनोल के आयनाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमने अल्कोहल लिया ROH, इसमें क्या होता है OH बॉन्ड ब्रेक होता है, H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और RO नेगेटिव बन जाता है। फिनोल की अगर हम बात करें OH, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फिनोक्साइड आयन यहां पर बनेगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनोल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन। अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल में जो यहां पर ये कार्बन है ये कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के मुकाबले ज्यादा होता है। यहां पर कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहां पर ये कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ खींचेगा जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। This increases the polarity of OH bond and result in an increase in ionization of phenol than that of alcohol। इससे क्या होता है, OH बॉन्ड की जो यहाँ पर पोलरिटी है फिनोल्स में वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो OH बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है जिससे फिनोल का जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाता है अल्कोहल के मुकाबले। अब देखिए इनका मेन डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। सबसे पहले मैंने लिया अल्कोहल, ये मैंने यहां पर अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल से यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, RO नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से बाहर निकला। अब आपको पता है अल्कोहल में जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है। अब देखिए जैसे कि मैंने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स टॉपिक में भी बताया था, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये एल्काइल ग्रुप अगर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। अगर H पॉजिटिव आयन आसानी से बाहर निकलना है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कोई ना कोई पीछे बैलेंस करने वाला होना चाहिए, लेकिन अल्कोहल के केस में उल्टा है। अल्कोहल के केस में पीछे बैलेंस करने वाला नहीं है बल्कि नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाने वाला है क्योंकि अल्काइल ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, जिससे ये H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करना चाहेगा। H पॉजिटिव आयन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा, इसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। और आपको पता है ये अगर आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये एसिड क्या कहलाएंगे, ये वीक एसिड कहलाएंगे। अगर फिनोल की बात करें, अगर हम यहां पर ये फिनोल की आप देखिए, ये फिनोल में हमने लिया यहां पर OH, अब इससे फिनोक्साइड आयन बनेगा,
क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, यहां से इससे फिनोक्साइड आयन बना और ये H पॉजिटिव बाहर निकला। अब आप फिनोल के केस में अगर हम देखें, फिनोल के केस में एक तो यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को sp2 हाइब्रिडाइज्ड अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो रही है तो ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, H पॉजिटिव आसानी से बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव अगर आसानी से बाहर निकलेगा तो वो एसिड क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और यहां पर फिनोल के केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, यानी जो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑक्सीजन के ऊपर उसको रेजोनेंस क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। जैसे यहां से ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब फिनोल के केस में रेजोनेंस होगा, यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर H पॉजिटिव निकला तो एक और लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड यहां पर डोनेट किया, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो और फिर ये यहां पर होगा। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई। नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर शिफ्ट होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये डबल बॉन्ड फिर से यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से फिनोल में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो फिनोल में फायदा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये वाली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये बैलेंस कर रही है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको रेजोनेंस ने यहां पर बैलेंस कर लिया, यानी व्यस्त कर लिया, बिजी कर लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब बिजी हो गया, अब ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, H पॉजिटिव इससे आसानी से बाहर निकल जाएगा। जबकि एल्कोहल के केस में उल्टा, एल्कोहल के केस में तो यहां पर एल्काइल ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बिजी करने के बजाय और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और H पॉजिटिव आसानी से बाहर नहीं निकल रहा। तो एल्कोहल के केस में H पॉजिटिव बाहर नहीं निकल रहा, नेगेटिव चार्ज बिजी नहीं हो रहा, जबकि फिनोल के केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये नेगेटिव चार्ज बिजी हो रहा है, जिससे H पॉजिटिव आसानी से बाहर निकल रहे हैं। तो फिनोल एल्कोहल के मुकाबले स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। तो यही इसमें मेन डिफरेंस है कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, ये आपको याद रखना है। वही है, नाउ लेट अस एग्जामाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड आयन। अब हम एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहां पर ये और ये, इसकी हमने यहां पर ये स्टेबिलिटी देखी। एल्कोक्साइड आयन की अगर हम बात करें, इस वाले आयन की अगर हम बात करें, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड होता है, यानी ऑक्सीजन पर ही रहता है, और यहां पर इसको एल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाता रहता है। जबकि जो फिनोक्साइड आयन होता है, ये वाला आयन, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है, यानी रेजोनेंस के रूप में ये नेगेटिव चार्ज इधर से उधर घूमता रहता है, डीलोकलाइज्ड होता है। और जो नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर हमने अभी देखी, उससे क्या होता है, उससे जो ये फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण बिजी हो जाते हैं, तो फिनोक्साइड आयन और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिससे फिनोल की आयनाइजेशन इजी हो जाती है। अब अगर ये स्टेबल ज्यादा होगा फिनोक्साइड आयन, तभी तो H पॉजिटिव आयन आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तो बिजी कर लिए, इनको अट्रैक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। Although there is also charge delocalization in phenol, its resonance structure have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion. और जबकि जो फिनोल्स होते हैं उसमें चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या हो देख सकते हैं आप, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखें, ये वाली आप अगर फिनोल की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखें चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज। जबकि अगर हम यहां पर देखें फिनोक्साइड आयन के केस में, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो इससे क्या होता है, जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है फिनोल के मुकाबले। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होते हैं
उनमें अगर हम एक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप लगाने से क्या होता है, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि यहां पर ये मैंने फिनोल लिया, फिनोल में अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप आपको क्या कैसा है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर फिनोल में मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये आपको याद रखना है, फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा जा रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और ये इफेक्ट ज्यादा होता है जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर बढ़ रही है, ऑर्थो पोजिशन पर, पैरा पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर तो नहीं बढ़ रही। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लगा दूं, NO2 ग्रुप यहां पर लगा दूं या फिर पैरा पोजिशन पर लगा दूं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है फिनोल की। वो क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। अगर किसी पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां से ये आसानी से खींच लेगा, जबकि मेटा पोजिशन पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती नहीं, तो यहां से आसानी से खींच नहीं पाता। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आसानी से खींचेगा, पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां पर भी आसानी से खींचेगा, जबकि मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं तो ये वहां से आसानी से खींच नहीं पाता। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो ज्यादा कहां पर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ज्यादा हो रहा है। On the other hand, electron releasing groups such as alkyl group in general do not favor the formation of peroxide ion, resulting in decrease in acidic strength. दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, जैसे कि फिनोल के ऊपर, ये फिनोल है, इसके ऊपर CH3 लगा दें, CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। क्रिसोल्स फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। क्रिसोल यानी ये वाला जिसमें फिनोल के ऊपर CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, जो क्रिसोल्स होते हैं वो फिनोल से कम एसिडिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया गया, ये तो एक फिनोल दे दिया गया, दूसरा आपको दे दिया गया ये NO2 ग्रुप यहां पर नाइट्रोफिनोल, तीसरा आपको देख दिया गया OHCH3 क्रिसोल। तो इसमें आप बताएं सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी। तो यहां पर आप देखिए फिनोल, ये नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, तो ये रिलीज करने वाला तो एसिडिटी घटाएगा, तो सबसे कम एसिडिटी इसकी, ये इसकी सबसे लेस होगी, सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप की, क्योंकि NO2 क्या करेगा, एक तो ये फिनोल, NO2 ग्रुप ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ा देगा, तो इसकी सबसे ज्यादा हाइयर, सबसे ग्रेटर, और फिनोल की इन दोनों के बीच में। तो नाइट इस वाले की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब यहां पर आप देखिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। pKa वैल्यूज ऑफ सम फिनोल एंड इथेनॉल, कुछ फिनोल और इथेनॉल की pKa वैल्यू दी गई है। यहां पर ये Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर आप देखिए pKa वैल्यू यहां पर आप देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यानी अगर जो नाइट्रो ग्रुप है वो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर दिखाया गया है, बनाया गया है, जैसे कि ये, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की जो pKa वैल्यू इतनी होती है 7.2, मेटा नाइट्रोफिनोल अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगाया गया है उसकी इतनी, पैरा की इतनी, फिनोल की इतनी, ऑर्थो क्रिसोल की 10.2, मेटा क्रिसोल 10.1, पैरा क्रिसोल 10.2, इथेनॉल की 15.9। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे इसके आधार पर हमें पता लगेगा कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। द ग्रेटर द pKa वैल्यू द वीकर द एसिड, जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी उतना वीक एसिड, उतना एसिड वीक होगा, यानी pKa वैल्यू की जितनी ज्यादा एसिड उतना वीक। देखिए
इथेनॉल, इथेनॉल की पीके वैल्यू सबसे ज्यादा 15.9, तो यहां पर ये इथेनॉल सबसे वीक एसिड है इन सब में। फिर आप देखें पैराक्रिसोल 10.2, ये इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑर्थोक्रिसोल 10.2, ये इससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। यानी ये दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों बराबर हैं। जबकि जो मेटाक्रिसोल की वैल्यू इनसे पीके वैल्यू कम है। तो जो मेटाक्रिसोल होता है वो ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल, यानी मेटाक्रिसोल का मतलब क्या, CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पर, और ऑर्थो यानी CH3 यहां पर, पैरा यानी CH3 यहां पर। तो मेटाक्रिसोल ऑर्थो और पैरा के मुकाबले ज्यादा एसिडिक होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कम है। फिनोल, फिनोल की पीके वैल्यू 10। तो जो फिनोल होता है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा और इथेनॉल इन सब से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कम है। पीके वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यहां पर आप देखिए पैरानाइट्रोफिनोल, इसकी पीके वैल्यू 7.1, इस सब में सबसे कम। तो जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है वो आपको याद रखना है इस तरीके से, जो ये होगा पैरानाइट्रोफिनोल वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनोल 7.2, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल NO2, और ये हमने बना दिया यहां पर मेटानाइट्रोफिनोल। तो इसमें आप देखिए जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसकी पीके वैल्यू सबसे कम, तो इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद आएगा ऑर्थो वाली बारी, और उसके बाद आएगा हमारा मेटानाइट्रोफिनोल, और उसके बाद आएगा फिनोल। यहां पर ये जो नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है मेटा पोजीशन पर, ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचेगा ही, तो फिनोल से तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, क्यों नहीं, थोड़े थोड़े बहुत तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ही। तो आपको ये याद रखनी है, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनोल, दूसरे पर ऑर्थो, तीसरे पर ये, चौथे पर फिनोल आता है, पांचवें पर आएगा ये मेटा, और ऑर्थो और पैरा दोनों की बराबरी होगी, 6 नंबर ही देते हैं। सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इथेनॉल की होगी। तो ये इनका ऑर्डर है। तो इस डाटा से आप देख सकते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल इथेनॉल से मिलियन टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। इथेनॉल की पीके वैल्यू कितनी ज्यादा, तो इसका मतलब ये कम एसिडिक है। फिनोल की पीके वैल्यू कम, ये ज्यादा एसिडिक है। अब यहां पर ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो ये हमने कंपाउंड दे गए हैं इनको हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में। पहले सबसे कम एसिडिक, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक। प्रोपेन 1 ऑल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। तो इसमें आप देखते ही बता सकते हैं ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, बाकी ये अल्कोहल है। तो इन सब फिनॉल से जो अल्कोहल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होगी, क्योंकि फिनॉल से अल्कोहल की कम होती है। तो ये तो इसकी तो सबसे कम, तो सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले अल्कोहल। अब बात करते हैं और सबकी। इसमें भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप, ये खाली फिनॉल, इसमें मिथाइल यानी CH3 ग्रुप। ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ चौथी पोजीशन पर CH3 लगाया हुआ होगा। तो आपको पता है जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, फिनॉल की एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। तो इसकी एसिडिटी फिनॉल से तो कम ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। बाकी ये भी गया, ये भी गया। इसमें भी नाइट्रो यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप, बाकी ये खाली फिनॉल। तो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो फिनॉल से इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तो ज्यादा ही होगी, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बाकी बचा फिनॉल, तो फिनॉल के तीसरे नंबर पर, तो ये भी गया। बाकी बचे ये 3। तो इसमें आप देखिए इसमें एक ही नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो एक नाइट्रो ग्रुप चौथे नंबर पे, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं 5वें नंबर में, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो ये लास्ट में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हमने एग्जाम्पल सोल्व किया। एक बार फिर से, बाकी सब फिनॉल ये अल्कोहल,
ये फिनोल से अल्कोहल तो कम ही एसिड होगा, तो ये वीक एसिड पहले नंबर पर। दूसरे पर बाकी सब फिनोल, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये रिलीजिंग क्या करता है, फिनोल से भी वीक कर देता है एसिड को, तो ये दूसरे नंबर पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खाली फिनोल, तो विड्रॉइंग ग्रुप फिनोल से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो बचा फिनोल, ये फिनोल। विड्रॉइंग ग्रुप की अगर हम बात करें, इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें दो दो लगे हैं तो ज्यादा एसिडिक कर देंगे, तीन लगे हैं तो और भी ज्यादा एसिडिक कर देंगे। आसानी से हमने कर लिया।